नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा करते हैं और एनालिसिस करते हैं वर्तमान समय में जो मुद्दे देश पर हावी दिखाई दे रहे हैं। इंडिया ब्लॉक में इस समय खटपट सुनाई दे रही है। दो राज्यों में जिस तरीके से हार हुई, उस हार का प्रभाव इस गठबंधन पर दिखाई दे रहा है। और उधर बीजेपी जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद धरातल पे जा चुकी थी, लग रहा था कि आने वाले समय में बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाएगी, वह फिर से एक बार परवान चढ़ती दिखाई दे रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव और इसके नतीजे भाजपा को बूस्ट दे गए हैं। अगर स्कोर देखें, संख्या के आधार पर देखें तो दो दो की बराबरी पर रहा। जहां पर जम्मू और कश्मीर का चुनाव इंडिया ब्लॉक के हाथ रहा, वहीं पर हरियाणा बीजेपी के पास गया। झारखंड में इंडिया ब्लॉक फिर से हावी रहा, तो वहीं पर महाराष्ट्र बीजेपी के पास चला गया। तो इस तरीके से संख्या बल के आधार पर तो हम कह सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक और एनडीए दोनों बराबर हैं। लेकिन आपको भी पता है कि चुनाव के नतीजे ने स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए और खासकर बीजेपी अभी भी देश की चुनावी राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी है और उसका जो नैरेटिव है वो सबसे बड़ा नैरेटिव है। बीजेपी जो लोकसभा चुनाव के बाद धरातल पे जाती दिखाई दे रही थी, लग रहा था कि राजनीति में इनका अंत होगा, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति फेल हो गई थी लोकसभा चुनाव में। 400 पार का नारा, मंगलसूत्र जैसे मुद्दे या भाजपा ने उस दौरान उठाए थे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में मिला 240 सीट और इसके अतिरिक्त फैजाबाद की सीट हार गए। फैजाबाद की सीट को अयोध्या के हार से रिप्रेजेंट किया गया और यह कहा गया कि जैसे भाजपा ने अयोध्या हारा है, इसका मतलब है देश में हिंदुत्व का मुद्दा खत्म हो चुका है। राम मंदिर जो है वर्तमान राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा नहीं रह गया है और राम मंदिर बनवाने के बाद भी भाजपा हार रही है, तो सीधा मतलब है कि देश की जनता ने भी भाजपा के इस मुद्दे को अस्वीकार कर दिया है। तो क्या वर्तमान समय में यही हो रहा है और दिल्ली चुनाव में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? आज चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, 1990 का वह दौर याद करिए जब देश में जातीय और धार्मिक राजनीति की शुरुआत हुई थी। 1990 के बाद देश के कई सारे राज्यों में जातीय आधारित पार्टियों ने सत्ता पर अपना कब्जा जमाया था, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार प्रमुख थे। लेकिन 2014 के चुनाव ने जातीय नैरेटिव को एक तरीके से ध्वस्त किया। भाजपा ने जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर देश की सभी जातियों को एक मंच पे लाया था, उसके बाद यह लगा कि देश की राजनीति में अब शायद जातीय मुद्दे खत्म हो जाएंगे। फिर 2023 का दौर आता है। 2023 में फिर से जातीय राजनीति की शुरुआत होती है। जातीय जनगणना का मुद्दा प्रमुखता से उठता है। बिहार में महागठबंधन ने जातीय जनगणना कराई और उसका रिजल्ट पब्लिक के सामने लाया। 1931 में जो जनगणना हुई थी, उसके बाद पहली बार देश में यह हुआ कि जातीय आधारित राजनीति को लेकर बातें शुरू हुई थी और जातियों की संख्या कितनी है इसके विषय में एक रिपोर्ट हमारे सामने आई। 2011 में भी जातीय जनगणना हुई थी, पर उसकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई आज तक। लेकिन बिहार ने इस बात को फिर से सबके सामने रखा और देश में जितनी आबादी उतना हक का मुद्दा राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक ने प्रमुखता से उठाया। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव होते हैं। इस चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट किया कि देश वर्तमान समय में जातीय आधारित राजनीति को स्वीकार करने वाला नहीं है। लेकिन इंडिया ब्लॉक जातीय आधारित राजनीति पर ही आगे बढ़ रहा था और 2024 का लोकसभा चुनाव और उसका नतीजा यह स्पष्ट कर गया कि देश में अभी भी जातीय आधारित राजनीति का बहुत स्कोप बचा है। आप जून और जुलाई का वह दौर याद करिए जब देश में जातीय आधारित राजनीति अपने परवान पर चढ़ रही थी। एक दौर पे ऐसा लगा कि भाजपा की सरकार जो चल रही है वह गिर जाएगी, क्योंकि भाजपा के पास स्वयं 240 थे और गठबंधन के साथ मिलकर वह 293 थे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का इतिहास यह दर्शा रहा था कि क्या पता वह फिर से अपनी पार्टी बदल दें। तो ऐसे में लग रहा था कहीं सरकार गिर न जाए। और लोकसभा में जिस तरीके से अयोध्या की जीत को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने रिप्रेजेंट किया, वह दर्शा रहा था कि देश में हिंदुत्व की राजनीति का अंत हो चुका है और सरकार आज नहीं तो कल गिर जाएगी और उसके बाद देश की सरकार हम चलाएंगे। राहुल गांधी ने उस दौरान कहा था कि हम जातीय आधारित
आरक्षण के मुद्दे को इतना बड़ा बनाएंगे और 50% की सीमा को तोड़ के दिखाएंगे, मैं करवाऊंगा, सरकार को इस दबाव में करना पड़ेगा। उसी बीच में लेटर एंट्री का मुद्दा उठा और सरकार को उस मुद्दे पर अपने कदम पीछे खींचने पड़े। तो लगा कहीं ऐसा ना हो कि आरक्षण का मुद्दा वर्तमान समय में फिर से प्रमुखता से आगे आ जाए। संविधान के प्रति जिस तरीके से लोकसभा में लहराई गई और सरकार के ऊपर इसका दबाव देखा गया, सरकार करे तो क्या करे। लेकिन इसी बीच में दो राज्यों में चुनाव की घोषणा होती है। वह थे जम्मू कश्मीर और हरियाणा। और इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ का एक कथन प्रमुखता से चला और वह कथन आया था बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार के ऊपर, बटोगे तो कटोगे। इस मुद्दे को आगे एंडोर्स किया आरएसएस ने और फिर इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे बढ़े। हरियाणा का चुनाव और उसके नतीजे ने देश की राजनीति में भाजपा के कॉन्फिडेंस को फिर से जीवित किया और भाजपा ने हिंदुत्व का मुद्दा फिर से उठाया। इस मुद्दे को लेकर गए ये महाराष्ट्र के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे यह स्पष्ट कर गए कि देश की राजनीति में अभी भी हिंदुत्व प्रमुख मुद्दा है और वहां पर बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, वोट जिहाद, यह सभी मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। उसका फायदा वहां पर महायुति को मिला और 230 सीटें प्राप्त करके महायुति ने एक ऐसी जीत प्राप्त की जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा रहा था। झारखंड वह हारे, लेकिन झारखंड में भी भाजपा की राजनीति का प्रभाव यह रहा कि भाजपा के वोट शेयर बढ़ गए। हाँ, उन्हें सीट उतनी नहीं मिली जितना उन्होंने अंदाजा लगाया था, पर फिर भी वहां की राजनीति में भाजपा ने कई टक्कर उनको दी और वह अपने गठबंधन के साथियों की वजह से हारे। अब यहां से हिंदुत्व का मुद्दा फिर से राजनीति में प्रमुखता से उभर कर आया। योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे, नरेंद्र मोदी का एक है तो सेफ है और देवेंद्र फडणवीस का वोट जिहाद का मुद्दा, यह वर्तमान राजनीति की सच्चाई बन चुके हैं। इधर बीच योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या, संभल और बांग्लादेश में दंगाइयों का डीएनए एक है। यह देश की राजनीति में एक नए तरह का सेंस ऐड कर रहा है और इंडिया ब्लॉक पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इंडिया ब्लॉक जो कि जून और जुलाई के समय एकजुट लड़ रहा था, लेकिन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और खासकर उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, इसने इंडिया ब्लॉक की उस मजबूती को तोड़ के रख दिया है। ममता बनर्जी ने खुलकर कहा कि राहुल गांधी के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है। यही बात समाजवादी पार्टी की तरफ से उठ रही है। अभी आप याद करें कि जब शिवसेना ने जिस दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उसको लेकर ट्वीट किया शिवसेना ने कि भाई यह शौर्य दिवस है। इसके बाद महाविकास अघाड़ी से समाजवादी पार्टी अलग हो गई। इसको लेकर अभी फिलहाल देश की राजनीति में क्या प्रभाव है, यह स्पष्टता से नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपी के उपचुनाव के नतीजों को देखेंगे और उस उपचुनाव के दौरान जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच के जैसे रिलेशन थे, यह साफ दर्शा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और महाविकास अघाड़ी से समाजवादी पार्टी का अलग होना यह साफ दर्शा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राजनीति की दिशा अलग दिशाओं में जाते हमको दिखाई दे रही है। दिल्ली की राजनीति की बात करें तो हिंदुत्व की राजनीति की एक बहुत बड़ी चुनौती दिल्ली है और बीजेपी जो पिछले 31 साल से दिल्ली को नहीं जीत पाई है, उसके पास सबसे सुनहरा मौका है इस बार दिल्ली की राजनीति में स्वयं को स्थापित करने का। 2013 का वह चुनाव याद करिए जब लगा था कि भाजपा सत्ता प्राप्त कर लेगी। 70 सीटों वाले विधानसभा में 36 सीटों की रिक्वायरमेंट होती है। उसी बीच में अन्ना मूवमेंट के बाद आम आदमी पार्टी का जब उदय हुआ और अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी चुनाव में खड़ी हुई, भाजपा को लगा कि अरविंद केजरीवाल की नई पार्टी है, क्या ही कर ले जाएगी। लेकिन भाजपा को 70 में से 32 सीटें मिली और अरविंद केजरीवाल को 28 सीटें मिली। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता पर नियंत्रण किया और आज 2013 से 2024 आ चुका है। 11 साल बीत चुके हैं। भाजपा वहां की राजनीति में गायब हो गई। 2015 में तो मात्र 3 सीटें प्राप्त हुईं। मतलब आम आदमी पार्टी की एक लहर हमको दिखाई दी। 2000 उसके बाद 20 में चुनाव हुए और भाजपा को 8 सीटें प्राप्त हुई। मतलब 3 से 8 का सफर, मात्र 5 सीटें बढ़ा पाई भाजपा। अब यह स्पष्ट है कि इस बार भाजपा को लग रहा है कि वहां की राजनीति में भाजपा का पुनरागमन हो सकता है। लेकिन भाजपा के पास ना वहां नेता है ना नेतृत्व और ऐसे में भाजपा के पास केवल एक ही मुद्दा है जिससे वह दिल्ली का चुनाव लड़ सकते हैं, वह है हिंदुत्व का मुद्दा। अब भाजपा वहां पर बटोगे तो कटोगे, क्योंकि रोहिंग्या का मुद्दा दिल्ली में उठाया जा रहा है
और वहां पे कई सारे और ऐसे इवेंट हैं जिसको भाजपा लेके चल रही है। अब देखते हैं कि दिल्ली की राजनीति में आखिर होगा क्या। लेकिन वहां पर इंडिया ब्लॉक के अंदर पहले ही सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कि ये कह रहे हैं कि हम सेंटर के लेवल पर राजनीति में तो साथ रहेंगे, पर स्टेट में हमारे बीच में कोई सामंजस्य नहीं होगा। यह बात आप पंजाब में देख सकते हैं, यह बात आप हरियाणा के चुनाव में भी देखें, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में किसी भी तरह गठबंधन नहीं हुआ था। ममता बनर्जी तो खुल के कह रही हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो इंडिया ब्लॉक को वो लीड कर सकती हैं। इसको इंडोर्स किया है शिवसेना ने, और तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं। राहुल गांधी वर्तमान राजनीति में दो राज्यों के हार के बाद उनकी राजनीति एक तरीके से साइडलाइन होते दिखाई दे रही है, और उनका नैरेटिव कि भाई हम जातिगत राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, इसको लेकर अब इंडिया ब्लॉक में एकमत हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्या होगी इस राजनीति की अगली शुरुआत? क्या इंडिया ब्लॉक अपने आप को एकजुट रख पाएगा? क्योंकि अगर वह एकजुट नहीं रखेंगे तो भाजपा को हरा पाना उनके लिए आसान नहीं है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव की हार अभी भी इंडिया ब्लॉक को सल रही होगी, और हरियाणा और महाराष्ट्र ने जिस तरीके से देश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ और उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाया है, यह साफ दर्शा रहा है कि भाजपा योगी आदित्यनाथ प्रमुखता के साथ बटोगे तो कटोगे का नारा ही लेकर चलने वाले हैं, और दिल्ली की राजनीति में भी हमको यही बातें दिखाई और सुनाई देगी। लेकिन इस बात की काट अरविंद केजरीवाल कैसे खोजेंगे, क्योंकि वह भी एक कुशल राजनेता हैं। भाजपा को सत्ता से 11 साल लगातार दूर रख पाना यह आम राजनीति की बात नहीं थी। अरविंद केजरीवाल जैसा राजनीति करने वाला व्यक्ति ही ऐसी राजनीति यहाँ पर कर सकता है। बाकी दिल्ली के चुनाव की चर्चा तो अब शुरू हुई है। अभी अनाउंसमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन फरवरी में चुनाव होंगे। तो ऐसे में वर्तमान समय में दिल्ली देश की राजनीति का केंद्र बनते हमको और आपको दिखाई देगी। हम भी चर्चाएं करते रहेंगे। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।